ये चकबंदी की बात थी। 3 उपायों पर हमें बातचीत करनी है। तो चकबंदी पूरा हो गया, अब आप अगला हेडिंग लगाएँ आज की क्लास के लिए और वो है सहकारी कृषि। सहकारी कृषि और ब्रैकेट में लिखेंगे कोऑपरेटिव फार्मिंग। एक तरीका हमने सहकारी कृषि का अपनाया। तो सहकारी कृषि में क्या चीज़ होती है? तो स्वामित्व को बदले बिना उसमें स्वामित्व चेंज नहीं होगा, उसमें होगा चकबंदी में। स्वामित्व को बदले बिना सामूहिक रूप से कृषि कार्य करना। तो किसान आपस में अपने खेतों को मिला लेते हैं। पेपर पे स्वामी स्वामी तो बदलता नहीं है। जो पटवारी या लेखपाल के रजिस्टर में जो लिखा हुआ है वो उसी जगह के आप स्वामी हो। बस आप क्या कर रहे हो मिलके कृषि कार्य कर रहे हो, खेतों को आपस में मिला दे रहे हैं। ये सामूहिक रूप से कृषि कार्य किया जाता है, स्वामित्व को बदले बिना। इस सहकारी कृषि पर महात्मा गांधी जी का एक वाक्य बड़ा इम्पोर्टेंट है जो मुझे आपकी क्लास में याद आ रहा है। माननीय महात्मा गांधी जी ने कहा कि एक खेत के 100 टुकड़े करके, ध्यान से सुनिए, एक खेत के 100 टुकड़े करके 100 अलग-अलग इनकम लेने की जगह, मैं 100 खेतों को एक करके, एक इनकम लेकर उसके 100 टुकड़े करना पसंद करूँ। तो ये बात महात्मा गांधी जी की बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सहकारी कृषि की तरफ इशारा कर रही है उनकी ये बात कि आप मिल के काम करो, खेतों के टुकड़े मत करो और खेतों को मिला के एक इनकम लेकर उसके टुकड़े करो। तो ये सहकारी कृषि की एक चीज़ है। तो सहकारी कृषि का मतलब ये है और इसमें क्या होता है कि एक समिति बनानी पड़ती है। ये समिति बनती है राज्य सहकारिता अधिनियम, हर राज्य का अपना जो भी कोई सहकारिता अधिनियम है, उसमें समिति बनानी पड़ेगी किसानों को और समिति बनाते ही क्या होगा कि ये संगठित हो जाएगा, संगठित स्वरूप हो जाएगा, ऑर्गेनाइज़्ड फॉर्म हो जाएगा। भारत में कृषि तो अनऑर्गनाइज़्ड है ना, मतलब उसमें कोई रजिस्टर्ड फर्म वगैरह करके थोड़ी हमारे देश में खेती हो रही है। मैं बड़ी कंपनियों की और कॉर्पोरेट फार्मिंग की बात नहीं कर रहा। लेकिन जो लार्जली इंडिया में जो कृषि होती है, वो तो अनऑर्गनाइज़्ड फॉर्मेट में है। तो जब आप समिति बना लोगे, जैसे कि आपने उस समिति का नाम रख दिया, ललितपुर गन्ना उत्पादक समिति। ये नाम डाल दिया आपने। ये नाम हो गया ना इसका, ललितपुर गन्ना उत्पादक समिति या इसके आगे एक सहकारी वर्ड भी लगा दिया, सहकारी समिति। पूरा नाम हो गया ललितपुर गन्ना उत्पादक सहकारी समिति। तो इस समिति का कोई अध्यक्ष भी होगा, मेंबर्स होंगे, एक एग्ज़ीक्यूटिव बॉडी होगी, कार्यपालिका जो काम करेगी। इस तरह से ऑर्गनाइज़्ड फॉर्मेट हो गया। तो इसका मतलब सहकारी कृषि से न केवल छोटे खेत बड़े होते हैं, बल्कि कृषि ऑर्गनाइज़्ड भी हो जाती है और कई तरह के दूसरे फ़ायदे भी मिलते हैं। दूसरे फ़ायदे जैसे कि जो भी उर्वरक है, बीज है, कीटाणुनाशी दवा है आदि, ये आपको सस्ते पड़ जाएँगे, समिति लेगी और अपने माल की जो मार्केटिंग है, माल का जो विपणन है, विपणन का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग, ये भी उचित कीमतों पर होगा। समिति है ना, एक के किसान नहीं है, उचित कीमतों पर होगा। ट्रांसपोर्ट वगैरह की लागत बच जाएगी आपकी, मतलब उतनी नहीं लगेगी। नहीं तो किसान छोटा-छोटा माल लेके मंडी की तरफ जाएँगे तो उनको बड़ा महँगा पड़ेगा। तो समिति बनाने से छोटे खेत की समस्या भी दूर हो रही है, कृषि कार्य संगठित भी हो रहा है, आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ रही है कि भई मैं फलानी समिति का मेंबर हूँ और मिलके आप काम कर रहे हो, कोई आपको दबा नहीं सकता है।
चाहे वो चीनी मिल हो या कोई भी हो मतलब फेयर टर्म्स पर आपका लेन-देन होगा, माल आपको सस्ता मिलेगा। इस समिति को और आप बड़ा कर सकते हो, इसके फंक्शंस में चेंज ला सकते हो। घर के सामान भी किसानों को चाहिए, तो यही समिति कंज्यूमर गुड्स भी खरीद सकती है। तो घर का सामान भी सस्ता मिल जाएगा, एक साथ खरीदोगे आप तो। और हमारी सरकार वर्तमान में एफपीओज़ को बढ़ावा दे रही है। एफपीओज़ किसको कहते हैं? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में क्या कहेंगे? किसान उत्पादक संगठन। और आप मेंस लिखो, तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये लिखो आप। जैसे एफपीओ लिखकर छोटा एस लगा दो, एफपी। ये बहुत फेमस शब्द है। तो हमारी सरकार भी आजकल इनको बढ़ावा दे रही है। तो सहकारी खेती से भी तो वो भी तो फॉर्मेट हो सकता है, किसान उत्पादक संगठन बनाने का। कंपनी का फॉर्मेट भी हो सकता है, लेकिन सहकारिता का भी फॉर्मेट हो सकता है। इस तरह से सहकारी कृषि एक बहुत अच्छा क्रिटिकल कैटलिस्ट हो सकता है एग्रीकल्चरल ग्रोथ में। बट इट हैज़ नॉट बीन मच सक्सेसफुल। बहुत कामयाब नहीं रही सहकारी कृषि। मतलब लगभग नाकामयाब ही कह सकते हो इसको। केवल 2% किसान ही इससे जुड़ पाए हैं। तो आप एक नोट में लिख सकते हो, सहकारी कृषि से केवल 2% किसान ही जुड़ पाए हैं। 2% किसानों का क्या वो महत्व है? बहुत कम है ये। तो इसके पीछे कारण क्या है कि व्हाई कोऑपरेटिव फार्मिंग इन इंडिया हैज़ फेल्ड ऑलमोस्ट? So you need to write the factors behind this level of unsuccess in the area of cooperative farming. तो आपको वो कारणों को वर्णन करना पड़ सकता है, कि कौन से कारक इसके पीछे उत्तरदायी हैं, इस चीज़ के पीछे कि सहकारी कृषि कामयाब नहीं हो पाई। तो कारण कारणों के अंदर अगर हम जाएँ, व्यावहारिक समस्याएँ बताऊँगा किस तरह की व्यावहारिक समस्याएँ। किसानों में शिक्षा की कमी, समितियों के पंजीकरण में विलंब, सामाजिक नेतृत्व की कमी आदि। व्यावहारिक समस्याओं मेंबर्स के बीच में व्यावहारिक समस्याएँ कि जैसे कि लाभों और मज़दूरियों का निर्धारण कैसे? समिति के मेंबर्स आपस में लो प्रॉफ़िट का बँटवारा कैसे करेंगे? पैसा लगाएँगे, खेत भी मिलाएँगे। तो लाभ लेने का जो क्राइटेरिया है, वो खेत का आकार होगा या पूँजी जो लगाई वो होगा? इस तरह के लड़ाई-झगड़े हो सकते हैं। अच्छा, समिति के जो मेंबर्स हैं वो अगर खेत पे काम कर रहे हैं, किसान जो भी उसके भूस्वामी हैं वो खेत पे काम कर रहे हैं, तो बदले में उनको क्या मज़दूरी मिलेगी? इस तरह के झगड़े कारण रहे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ नहीं बन पाई ज़्यादा इसमें कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिए। किसानों में शिक्षा की कमी, अब आप उनको समिति का कॉन्सेप्ट बताओगे, उनको कहोगे कि आपके खेत आपस में मिलाएँगे, एक समिति बनेगी और उसका चुनाव होगा, समिति में ये कार्यकारिणी होगी और मतलब इस तरह की चीज़ें उसको
ऑडिट होगा समिति के अकाउंट्स का, लेखांकन होगा, तो उसको शिक्षा नहीं है अगर, तो उसको इस बात का भय लगेगा कि कहीं मेरी ज़मीन पर कब्ज़ा तो नहीं कर लेंगे, आपस में मिला के मत मिलाने की बात कर रहे हैं, तो कहीं मेरा मालिकाना हक तो नहीं छूट जाएगा, आदि-आदि इस तरह के डर, भय व्याप्त हो सकते हैं उसके दिमाग में बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन। तो इसलिए पढ़ा-लिखा नहीं होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। और कई पेपर्स रिसर्च पेपर्स में देखने को मिलता है कि किसान कोई समिति बनाना चाह रहे हैं सहकारी कृषि के लिए, तो अधिकारी उनका पंजीकरण टाइम पर नहीं कर रहे, रजिस्ट्रेशन टाइम पे नहीं कर रहे। और रजिस्ट्रेशन वगैरह करने के लिए ऑन साइट इंस्पेक्शन वगैरह करना पड़ता है। तो अधिकारियों के पास समय नहीं उसको जाकर देखने का, ओके करने का। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत लंबा समय लग जाता है किसी चीज़ के अंदर, तो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है दोस्तों। कोई बच्चा आईएएस की तैयारी कर रहा और किए जा रहा है, उसको बहुत समय निकल गया, तो वो जब सेलेक्ट हो भी जाएगा तो उसको उतना आनंद नहीं प्राप्त होगा उसमें। उसकी फाइट ही इतनी बड़ी हो गई और सामाजिक नेतृत्व, सोशल लीडरशिप जिसको हम कहते हैं, ये जन आंदोलन की तरह है दोस्तों, लोगों के अंदर से आना चाहिए कि हमें ये करना चाहिए। इसमें कानून बाध्यता नहीं ला पाता है कई बार और बाध्यता लाओगे तो ऐसे कानून को लेजिटिमेट नहीं कहेंगे। लेजिटिमेसी में स लीगल होने से लेजिटिमेट हो जाएगा ये हम नहीं कह सकते ना। कोई चीज़ कानून है, तो क्या वो लेजिटिमेट है? मतलब फ्रॉम लीगैलिटी यू कैन नॉट डिराइव लेजिटिमेसी, सो फार एज़ आई बिलीव। Until unless most of the people accept it, legitimacy comes from acceptance. कोई कहेगा ये ज़बरदस्ती थोड़ी मैं सहकारी कृषि करूँगा, मेरी इच्छा है। तो उस केस में क्या होता है वो प्रशासनिक अधिकारी काम नहीं कर सकते। सामाजिक जो लीडर होते हैं, वो समझाएँगे कि नहीं आप ऐसा करो, आपको बेनिफिट होगा। बार-बार उनको कन्विंस करेंगे, उनसे मिलेंगे, वो कहेंगे मेरी बात मान लो एक बार। दूध की मार्केटिंग में हमें सहकारिता ज़बरदस्त नज़र आती है पूरे इंडिया में और आप अनजान नहीं है इस बात से कि उसका नेतृत्व माननीय वर्गीज़ कुरियन सर द्वारा किया गया था। गुजरात आनंद के किसानों के मतलब ग्वालों के साथ मिलके उन्होंने धीरे-धीरे, धीरे-धीरे दूध के क्षेत्र में सहकारिता को आगे बढ़ाया था। तो वो चीज़ हमें सहकारी कृषि में देखने को नहीं मिलती और भारत में सहकारिता की जो शुरुआत है, वो लॉर्ड कर्ज़न के टाइम पर हुई थी उनके आस-पास 1904, 1905 इस तरह के टाइम पे ये सहकारिता शुरू हुई थी और ऋणों के क्षेत्र में भारत में सहकारिता सबसे पहले शुरू हुई थी। और आपको ये भी पता होगा कि जो अपर हाउस होता है, जहाँ-जहाँ भी राज्यों के अंदर बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, यानी कि द्विसदनीय विधायिका है, वहाँ पर अपर हाउस जो होता है उसमें 1/6 मेंबर्स जो अपॉइंट किए जाते हैं माननीय गवर्नर महोदय के द्वारा। उसमें एक एरिया राष्ट्रपति जी का और उनका कॉमन है 4, लेकिन 1/5वाँ एरिया गवर्नर महोदय के लिए वो है सहकारिता, सहकारिता आंदोलन से जुड़ा कोई व्यक्ति। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत में सहकारिता को कितना महत्व दिया गया है और सहकारिता लोकल टाइप का विषय है, राज्य स्तर का विषय है, कोऑपरेशन देखा जाए तो, है बाकी इसलिए वो उसके अंदर उसको महत्व दिया गया है। तो इस तरह से दोस्तों ये सामाजिक नेतृत्व हमारे देश में देखने को नहीं मिलता है, इस फ़ील्ड के अंदर सहकारी कृषि के अंदर। इस वजह से भी भारत में सहकारी कृषि उतना पॉपुलर अमंग द पीपल नहीं हो पाए। तो एक सहकारी कृषि के बारे में था। इसके बाद दोस्तों हम तीसरा स्टेप लेंगे लीज़िंग, ये नया स्टेप है। हिंदी नहीं होगी, इंग्लिश को देवनागरी में लिखना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐसा कर सकते हैं लीज़िंग। तो लीज़िंग नया कॉन्सेप्ट है और ये नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित है। नीति आयोग ने इसका प्रस्ताव किया और अरविंद पानगड़िया सर सबसे पहले नीति आयोग के उसपे मतलब नीति आयोग में सबसे पहले उन्हीं की वो गाइडेंस के अंदर ये स्टार्ट हुआ था। नीति आयोग जो उसकी मेंबरशिप होती है, उसमें ये नीति आयोग अरविंद पानगड़िया सर की देखरेख में चलाया गया शुरुआत में। उन्होंने एक आर्टिकल में लिखा था कि भारत में लीजिंग होनी चाहिए, कृषि के क्षेत्र में लीजिंग होनी तो ये आर्टिकल मैंने पढ़ा था और मुझे ऐसा लगा कि ये क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर। तो मैंने अपनी क्लास में मेंस की क्लास में थोड़ा-सा लिखाया था लीजिंग के बारे में और 2015 के मेंस में ये सवाल पूछ लिया गया था। जो मैंने कल की क्लास में आपको बता रहा था कि क्या खेतों का आकार निरंतर पतनोन्मुखी है, मैंने एक ही भाग की बात की थी और दूसरे भाग की बात मैंने नहीं की थी। दूसरे भाग में लिखा हुआ था कि लीजिंग और संविदा कृषि इस समस्या को कैसे दूर कर सकती है? लीजिंग और संविदा कृषि, इसको कैसे दूर कर सकती है? तो लीजिंग तो अभी हमारी क्लास में आएगी, संविदा कृषि भूमि सुधारों के अंदर नहीं पढ़ी जाती है। यूपीएससी ने थोड़ा-सा इनोवेटिव उसमें डाल दिया था।
तो मैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आपको पढ़ाऊँगा, तब मैं वहाँ पर बात करूँगा कि संविदा कृषि कैसे छोटे खेतों की समस्या को दूर कर सकती है। तो कई बार तो यूपीएससी एकदम लेटेस्ट में चली जाती है। जो पानगढ़िया सर का लेख था, उसको ध्यान में रखकर मुझे लगा कि ये शायद कहीं बन सकता है। बहुत कम आया था उसके बारे में। उसके बाद अभी पूछा नहीं है यूपीएससी ने। तो नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित ये है और कृषि कार्य के लिए कोई व्यक्ति कृषि कार्य के लिए कोई व्यक्ति एक अनुबंध के अंतर्गत कृषि कार्य के लिए कोई व्यक्ति एक अनुबंध के अंतर्गत किसी निर्धारित प्रतिफल के आधार पर अन्य व्यक्ति को अपनी भूमि दे सकता है। कृषि कार्य के लिए कोई व्यक्ति एक अनुबंध के अंतर्गत किसी निर्धारित प्रतिफल प्रतिफल का मतलब मुझे क्या दोगे आप? मुझे कितना अमाउंट दोगे? इसको फिक्स करके और किसी भी व्यक्ति को कोई व्यक्ति अपनी ज़मीन दे सकता है कृषि कार्य के, राइट? इस तरह की व्यवस्था है ये। ये तो काश्तकारी में भी था, जो काश्तकारी हमने पढ़ी उसमें भी था। लेकिन काश्तकारी में और इसमें क्या डिफरेंस है? टेनेंसी में और लीजिंग में क्या डिफरेंस है? वो आप लिखेंगे। इसमें इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है? नीति आयोग द्वारा संस्तुत नीति आयोग द्वारा संस्तुत लीजिंग में भूस्वामी का स्वामित्व प्रभावित नहीं होता है। नीति आयोग जो बताया लीजिंग का मॉडल, इसमें ये क्लियर होता है कि आप 12 साल, 15 साल, 20 साल, कितने भी समय के लिए ज़मीन दो किसी को, स्वामी आप ही रहोगे। मतलब जो हमने कल की क्लास में पढ़ा कि 12 साल के आस-पास तक अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हो सकता है। मैं बार-बार आपको बोला, कई बच्चे लिख रहे हैं कि हमारी साइड में ये नाम है, इस तरह से जो आप बोल रहे हो, तो ये अलग-अलग मैं पहले ही कह चुका हूँ कि लोकली नामों में कुछ व्यवस्थाओं में भी हल्के-फुल्के चेंजेज़ हो सकते हैं। अखिल भारतीय स्तर पर इन जनरल क्या पढ़ा जाता है, हम उस पर चल रहे हैं। ये ध्यान रखिए। भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर आप पढ़ रहे हो इसे। तो जनरल फॉर्मेट ही तो पढ़ोगे, एक स्टेट को उठा के थोड़ी पढ़ाई करोगे आप इसके अंदर। ठीक है? तो इसमें लीजिंग के अंदर ये नीति आयोग ने कहा है कि भूस्वामी का भूस्वामित्व पहले वाली व्यवस्था में प्रभावित होने की वजह से भारत के लैंड मार्केट में दिक्कत आ रही है। लोग भूमि देना नहीं चाहते। कई लोग ऐसे भी हैं जो खुद भी भूमि को नहीं जोत रहे हैं। आस-पास के शहरों में रहते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, कोई दूसरा रोजगार भी हो सकता है। अब वो क्या कर रहे हैं, खुद भी खेती नहीं कर रहे, किसी और को भी नहीं दे रहे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कहीं कब्ज़ा ना कर ले लंबे समय तक अगर खेत छूट गया तो। या फिर कोई भी आधार बना के कब्ज़ा कर ले, खाली ना करे। इस तरह से लोगों के दिमाग में भय बना रहता है। तो नीति आयोग का कहना है कि बहुत सारी लैंड तो एग्रीकल्चर में इसलिए काम नहीं आ रही है। तो हम प्रॉपर पेपर बना दें उनका लीज़ का पेपर बना दें। बाकी और भी कुछ समस्याएँ हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो आप ये समझ लें कि इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि नीति आयोग द्वारा संस्तुत संस्तुत का अर्थ होता है जिसकी रिकमेंडेशन करी है। लीज़िंग में भूस्वामी का स्वामित्व प्रभावित नहीं होता है। जबकि पुरानी व्यवस्था में ऐसा था कि वो प्रभावित होता था। लीज़िंग से लाभ क्या मिल सकेंगे? नीति आयोग ने क्यों बोला कि लीज़िंग हमारे देश में होनी चाहिए?
एक छोटे खेतों की समस्या का समाधान। वही खेत को लीज़ पे ले लो, पड़ोस वाले के लीज़ पे ले लो, इसमें मूल्य निर्धारण का इश्यू भी नहीं है। ये ज़मीन खरीद थोड़ी रहे हो, आप लीज़ पे ले रहे हो, दे रहे हो। तो लीज़िंग से ये चीज़ सुगम बन सकती है, नीति आयोग के अनुसार। लेकिन यही एक कारण नहीं है कि भारत में लीज़िंग होना चाहिए, नीति आयोग के अनुसार। दूसरा, तीसरा 3 मेजर कारण हैं इसमें। एक कारण है कृषि संबंधी योजनाओं को कृषि संबंधी सरकारी योजनाओं कृषि संबंधी सरकारी योजनाओं को वास्तविक रूप से कृषि कार्य करने वाले लोगों तक पहुँचाना। कृषि संबंधी सरकारी योजनाओं को। अब आज के भारत में ज़्यादातर खेतों में क्या स्थिति है? पटवारी, लेखपाल, तहसीलदार के रिकॉर्ड में भूस्वामी का नाम रहता है, बटाईदार का नाम नहीं रहता है। तो कोई भी सरकार की तरफ से फंड आता है, पैसे आते हैं, बेनिफिट आता है अकाउंट्स के अंदर, तो भूस्वामी के खाते में चला जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वगैरह जितनी भी खेती से रिलेटेड योजनाएँ हैं, चाहे पीएम किसान योजना हो, जिसमें पैसा भेजा जाता है, तो ये सारी योजनाएँ भूस्वामियों के पास चली जाती है। बटाईदार या वास्तविक रूप से कृषि कार्य कौन कर रहा है? बटाईदार कर रहा है। उसको उसका फ़ायदा नहीं मिल पाता है। लेकिन लीजिंग से ऐसा हो जाएगा। कारण क्या है कि भूस्वामी उसके पेपर नहीं बनाता है, काश्तकारी व्यवस्था में उसके पेपर नहीं बनाता है। क्योंकि काश्तकारी कानून कहते हैं कि 12 साल या इससे ज़्यादा अगर एक काश्तकार खेती कर रहा है, तो वो स्वामी बन सकता है ज़मीन का। इसलिए वो पेपर नहीं बनाते। पेपर नहीं बनाते तो आपको स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए तो पेपर चाहिए। लेकिन लीजिंग आने से वो पेपर बनाएगा क्योंकि उसको पता है कि मेरा स्वामित्व खतरे में नहीं है। चाहे ये व्यक्ति 20 साल तक काम करे या ज़्यादा काम करे, मेरे स्वामित्व पर कोई असर नहीं पड़ना है। तो वो क्या चाहेगा मतलब पेपर बनाने में उसे दिक्कत नहीं है, उसको भी सिक्योर वो हो जाएगा। जब उनके पेपर बन जाएँगे, तो पेपर के आधार पर आप उनके बैंक अकाउंट को लिंक कर दो। तो वो लोगों तक वो सुविधाएँ जाएगी जो वास्तविक रूप से कृषि कार्य करते हैं। रियल कल्टीवेटर्स जिनको हम कह सकते हैं। ये बातें आपको इंटरव्यू में भी पूछेंगे और अगर आपके माता-पिता कृषि कार्य कर रहे हैं, तो आपको बहुत सवाल बनेंगे इस पे। जब आप मॉक मतलब सॉरी इंटरव्यू स्तर पे चले जाओगे, मॉक तो छद्म होता है। ये तो केवल एक प्रैक्टिस कराई जाती है, उससे कोई फ़ायदा आप रियल में जब इंटरव्यू की स्टेज पे जाओगे, तो इस तरह के इश्यूज़ आपके सामने आ सकते हैं। साक्षात्कार मंडल आपके सामने ला सकता है और अगर आपने व्यावहारिक बातें की, तो आपके नंबर बढ़ेंगे उसमें दोस्तों, अच्छे नंबर मिलेंगे। और बेकार पड़ी भूमि को कृषि कार्य में इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी। जो लोग ज़मीन दे नहीं रहे किसी को, खुद भी कृषि नहीं कर रहे, डर की वजह से, लीजिंग के आने से वो उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, तो बेकार पड़ी भूमि कृषि कार्य में इस्तेमाल होगी। इस तरह से आप इनके बेनिफिट लीजिंग से बता सकते हैं और इसका आलोचनात्मक आता है सवाल कि आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। तो इसमें एक बात की प्रॉब्लम हो सकती है लीजिंग में। जो ऑफ़िशियल लेवल पे जो बातें पानगढ़िया सर ने कही और अन्य जगहों पर जो मैंने पढ़ी, उसमें एक बात पर बोला गया है। वो एक बात क्या है कि एक आशंका पैदा हो सकती है, एक आशंका रहेगी हमारे मन में। क्या आशंका रहेगी कि कृषि भूमि का केंद्रीकरण हो सकता है। कृषि भूमि का केंद्रीकरण इसमें कुछ हाथों में, ये आशंका या डर इससे पैदा होता है, भय पैदा होता है। तो समाधान क्या दे सकते हो आप इसका? डर है तो इसका मतलब थोड़ी कि हम जाएँगे नहीं, आप समाधान दे सकते हो कि ऊपरी सीमा लगा दो इस पर।
ये क्या चीज़ है? एक आदमी पैसे वाला है गाँव के अंदर और उसने लीज़ के ऊपर खेत लेते चला गया। तो उसके पास फिर केंद्रीकरण हो गया आर्थिक सत्ता का एक तरह से। ये बात है जो आर्टिकल 39 बी जो आप पढ़ते हो भारतीय संविधान में, कि भौतिक संसाधनों का सही वितरण होना चाहिए। इस तरह की जो बात आर्टिकल 39 बी में है, उसका वायलेटिव हो जाएगा ये अगर एक आदमी लीज़ पे लिए जा रहा है तो। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट लाइक? So what can you say then? Can you say that कि लीजिंग should not be adopted in our country? भारत में लीजिंग नहीं होनी चाहिए। Is that the solution which you need to give? Not at all. आपको ये बताना पड़ेगा कि हम लिमिट लगा दें कि एक आदमी अधिक से अधिक कितना लीजिंग पे ले सकता है, इसकी एक लिमिट फिक्स की जा सकती है इस डर के निवारणार्थ। निवारणार्थ मतलब इसको ऐसा किया जा सकता है। दिस इज़ अबाउट लीजिंग। लीजिंग के बारे में है ये सारा। तो यूपीएससी मेंस 2015 में जो सवाल पूछा गया था, जो कल मैंने आपको बोला था, एक पार्ट ये था और दूसरा पार्ट ये है। ए पार्ट के अंदर और बी पार्ट के, ठीक है? तो ए पार्ट में था कि क्या भारत में खेतों का आकार पतनोन्मुखी है? जो मैंने कल लिखा था बोर्ड में, पतनोन्मुखी। क्या चीज़ खेतों का आकार? ये तो डिस्कस कर चुका मैं आपसे। मैंने आपको इसका प्रस्तावना भी करके बताया था कि भई भारत में कैसे भी आप प्रस्तावना शुरू कर सकते हो ना, कुछ तो इंट्रो देना पड़ेगा दोस्तों। सीधा ही टॉपिक में नहीं जाओगे। सीधा ही ऐसे नहीं लिखोगे कि भारत में खेतों का आकार पतनोन्मुखी है, हाँ, ये बात सही है और हाँ भी नहीं लिखना है। थर्ड पर्सन में आंसर करना आई टोल्ड यू इनडायरेक्ट स्पीच इन इंग्लिश यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दैट। एक होता है डायरेक्ट स्पीच, एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। अब मैं कहूँ कि इस लेटर को पोस्ट कर दो, प्लीज़ पोस्ट दिस लेटर और इस एक में कहूँ लेट दिस लेटर बी पोस्टेड बाय यू, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। तो ये थर्ड उसमें इनडायरेक्ट उसमें लिखो आप। पैसिव एक्टिव पैसिव वॉइस तो पैसिव वॉइस में जाओ पतनोन्मुखी, ठीक है? अब इसमें पूछा उन्होंने कि लीजिंग और संविदा कृषि, लीजिंग और संविदा कृषि। अब आपकी भूमि सुधारों के अंदर ये टॉपिक है, ये भी है, ये नहीं है और ना हम इसको अभी पढ़ेंगे क्योंकि भारत के भूमि सुधारों में संविदा कृषि कभी नहीं रहा, तो हम उसको क्यों डालेंगे यहाँ? संविदा कृषि को इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। ठेके पर खेती होती है। कंपनियाँ किसानों को कॉन्ट्रैक्ट दे देती है कि ये फसल उगाओ, टमाटर उगाओ, ये रेट रहेगी, हमारे लिए ही काम करोगे। इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। भूमि सुधारों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को नहीं डालना है। तो यूपीएससी इनोवेटिव हो सकती है, आपके आपका परीक्षण कर सकती है, आपके माइंड की उस कैपेसिटी को जज कर सकती है कि व्हाटएवर यू स्टडी हाउ मच यू आर एबल टू अप्लाई इन योर प्रैक्टिकल लाइफ। यही तो इसके अंदर है। तो दोस्तों लीजिंग तो मैंने बता ही दिया आपको कि लीजिंग में कैसे होता है, छोटे खेत बड़े कैसे बन सकते हैं, आपस में एक-दूसरे को खेत दे सकते हैं अनुबंध करके पूर्व निर्धारित प्रतिफल के आधार पर। इससे बड़े खेत छोटे खेतों की समस्या से निजात पाई जा सकती है। ये तो हो गया यहाँ पे और आप फिर लिख सकते हो कि नीति आयोग ने इसका सबसे पहले प्रस्ताव किया था। इस तरह की बात इसमें आप डाल सकते हो। नीति आयोग ही इसको आगे बढ़ाने के लिए कह रहा है राज्यों को, ये ध्यान रखिए। रही बात संविदा कृषि की तो दिस इज़ नॉट द appropriate time to discuss contract farming in this class of land reforms. I already told you that when I will be taking up the topic of food processing, in that area I will be talking about और ये पार्ट भी मैं वहाँ डील करूँगा आपको बता रहा हूँ। तो आपके सवाल आराम से सोल्व होंगे और आप अपने हिसाब से उसकी प्रस्तावना कंटेंट तो मैं दे ही रहा हूँ आपको, उससे आप उसको लिख लो। तो ये छोटे कितों का इश्यू खत्म हुआ दोस्तों। अब आप अपने क्लास नोट्स को ठीक से देखो और हम इसमें चल रहे हैं मतलब मैं बता देता हूँ आपको, कुछ लिखना नहीं है आप। कृषि भूमि का पुनर्संगठन, ये टॉपिक है। इसमें ए कंप्लीट हुआ है आपका। ए में छोटे खेतों की समस्या, उसमें ए चला, फिर बी, फिर सी, डी ऐसे चल रहे हैं हम लोग। ये समाप्त हो चुका है। अब आपको बी पे आना है कैपिटल लेटर। तो बी का पहले तो हेडिंग लगाएँगे। निर्धनों ओह!
कृषि भूमि का वितरण और उसके आगे विसर्ग का निशान लगाएँ हैं। यहाँ पर लिखिए सीलिंग, ये टॉपिक है। कॉमन सेंस से ध्यान रखिए कि निर्धनों में हम भूमिहीन जो लोग होते हैं, वो लेकिन भूमिहीन बिना निर्धन भी हो सकता है। तो निर्धन और उसमें भूमिहीन को ध्यान रखना होता है। निर्धनों को कृषि भूमि का वितरण। सीलिंग, तो सीलिंग क्या है मतलब? व्हाट इज़ सीलिंग? इंग्लिश में लिखा है मैंने, ये भी इंग्लिश ही है देवनागरी में, सीलिंग। सीलिंग क्या होती है? अपर लिमिट होती है, ऊपरी सीमा होती है। जैसे हम कहते हैं सीलिंग फैन, सीलिंग मतलब छत, सीलिंग फैन। तो ऊपरी सीमा और ये ऊपरी सीमा किस चीज़ को लेकर फिक्स होगी सीलिंग में? कृषि भूमि के स्वामित्व की। और ये सीमा कौन फिक्स करता है? राज्य सरकार करती है। कृषि भूमि के स्वामित्व की ऊपरी सीमा फिक्स कर देती है। फिर क्या होता है अगर इससे ज़्यादा भूमि है, जितना स्वामित्व के लिए अलाउ कर रही है सरकार, उससे ज़्यादा भूमि है, तो अधिक भूमि को अतिरिक्त भूमि जो होती है, अतिरिक्त भूमि को सरप्लस लैंड घोषित किया जाता है। सरप्लस लैंड घोषित करते हैं। सरप्लस लैंड को अधिशेष भूमि कहेंगे, एक्स्ट्रा भूमि जो लिमिट जितनी अब हर राज्य का अपना-अपना लिमिट हो सकता है ना इसमें। ऐसे वर्गीकरण होता है बेस्ट लैंड की सीमा क्या होगी, सेकंड क्लास लैंड की सीमा क्या होगी। 2 बार खेती हो सकती हो जिस ज़मीन के ऊपर, 2 बार खेती हो सकती है और कोई सिंचाई सुविधा हो वहाँ पर और प्राइवेट ट्यूबवेल वगैरह नहीं। जो सरकारी कोई तंत्र हो, सामाजिक कोई परियोजना से लिंक हो और 2 बार खेती साल में होती हो तो उसको बेस्ट लैंड बोला गया है। अच्छा, दूसरी लैंड ऐसी है जो मतलब अ, सरकारी सिस्टम नहीं है, बाँध वगैरह नहीं है, नहर नहीं है, प्राकृतिक कोई और नहीं है, लेकिन प्राइवेट सिस्टम है। प्राइवेट तरीकों से आप 2 बार खेती कर सकते हो, तो उसको सवा गुना गिन लिया जाता है। 1.25 कर देते हैं, जो बेस्ट लैंड की अ, स जो वो है सरकारी सिस्टम में सिंचाई सुविधाओं के केस में जो ज़मीन अलाउड होती है, उसका सवा गुना कर देते हैं, अगर प्राइवेट सोर्स है तो। सेकंड क्लास भूमि उसको कहा गया कि 1 बार सिंचाई होती है। इस तरह से उसमें अलग-अलग लेवल्स रखे गए। 10 से 18 एकड़ का वेस्टलैंड के अंदर देखने को मिलता है। 10 से 18 एकड़ बोल रहा हूँ। लिखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, इनको केवल सुनना है। और 27 हेक्टेयर तक सेकंड क्लास, 54 हेक्टेयर तक बाकी जो ज़मीन है, जो ना सेकंड क्लास है, ना फर्स्ट क्लास है। ये जो नियम है इसकी आपकी भूमि कैसी है और किस कैटेगरी में आती है, उसकी लिमिट क्या है, उससे ज़्यादा है तो उसको सरप्लस लैंड घोषित कर देते हैं। और फिर सरप्लस लैंड का क्या करते हैं, अधिग्रहण कर लेते हैं। सरप्लस लैंड का अधिग्रहण कर लिया जाता है। अधिग्रहण करने का मतलब उसको सरकार ले लेती है, अधिग्रहण। और अधिग्रहण करने के बाद फिर उसका वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्ट्रीब्यूशन होता है भूमिहीन निर्धनों में। भूमिहीन निर्धनों में उसका किया जाता है और उसमें फिर एससी-एसटी को प्राथमिकता होती है। इस तरह से ये सीलिंग का सिस्टम है। अपर लिमिट फिक्स होगी, अलग-अलग भूमि के हिसाब से अलग-अलग लिमिट रहेगी। जो खराब भूमि होती है, बेकार की होती है, उसमें ज़्यादा लिमिट रह सकती है। रहती है, रह सकती है क्या? और अच्छी-अच्छी क्वालिटी की जैसे-जैसे होती जाएगी, लिमिट कम होती जाएगी।
लिमिट से ज़्यादा अगर आपके पास ज़मीन है, तो सरकार उसको पहले सरप्लस डिक्लेयर करेगी और फिर उसका कब्ज़ा लेगी और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। इस तरह से आप तो समझे डिस्ट्रीब्यूट होगा भूमि निर्धनों में और एससी-एसटी को प्राथमिकता मिलेगी, राइट? अब कई लोग सीलिंग को उचित नहीं मानते हैं। ये डिबेट हमें लेके आनी है क्लास में। इस बार के मेंस में सवाल आया था कि इकोनॉमिक आधार पर आप सीलिंग को कहाँ तक सही सुधार मान सकते हो? इकोनॉमिक आधार पर। तो कुछ लोग सीलिंग का विरोध करते हैं और विरोध का जो कारण है वो क्या देते हैं? कृषि उत्पादकता कम हो जाती है। ये कारण वो देते हैं। लेकिन आपको इसे सही नहीं मानना है। हमारे भारत में सीलिंग को ज़रूरी माना गया है, इसलिए यूपीएससी घुमा के पूछे कैसे भी करें। आपको इस चीज़ के फ़ेवर में नहीं जाना कि हाँ, सीलिंग नहीं होना चाहिए। ये बात आप ध्यान में रखिए। तो सीलिंग हमारे लिए ज़रूरी है। जो लोग कह रहे हैं हम तो लेके आ रहे हैं उनको कि वो क्यों उनकी बात को ला रहे हैं ताकि हमारी नॉलेज और ओपन हो। और कोई हमसे पूछे कि इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ, इकोनॉमिक्स में एफिशिएंसी की बात होती है ना, कि आप उत्पादन, इनकम इन दृष्टिकोणों से बताओ कि क्या ये उचित है, राइट? तो इस विचार को हम सही नहीं मान सकते और क्यों सही नहीं मानेंगे उसके पीछे कारण देंगे। यह विचार उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? फर्स्ट है विश्व बैंक के अध्ययनों में खेत के आकार, उत्पादकता में विपरीत संबंध देखने को इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन फार्म साइज़ एंड प्रोडक्टिविटी समझना पड़ेगा। खेत के आकार और उत्पादकता में विपरीत संबंध। अगर हम बहुत बड़े खेत को छोटा करते हैं, ध्यान से समझना है, बहुत बड़े खेत को काफ़ी बड़ा है, तो उसको अगर हम थोड़ा छोटा करते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, तो उत्पादकता बढ़ेगी, वर्ल्ड बैंक कहता है। मैं नहीं कह रहा, मैं तो आपके सामने प्लेसमेंट ही कर रहा। और ये मान के चलो कि आपने सीलिंग के अगेंस्ट लिखा, तो 0 नंबर देगा वो आपको। जब आपको पता है कि मुझे सीलिंग के फ़ेवर में लिखना है, तो आपके वो पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए जिनको आप कोट कर सको। So what World Bank research shows, there is inverse opposite relationship between farm size and farm productivity. मीन्स अगर आप फार्म साइज़ जो बहुत बड़ा है उसको थोड़ा-थोड़ा छोटा करते हो तो उत्पादकता बढ़ेगी, मैनेजमेंट आसान होगा, हैंडलिंग ईज़ी होगी, सॉइल की वेरिएशन कम हो जाएगी। कई बार बहुत बड़ा खेत होता है तो उसकी सॉइल में भी वेरिएशन आ जाता है और आप फर्टिलाइज़र दे रहे हो, एक ही मात्रा से दे रहे हो। ये किसान छाँटते हैं ना फर्टिलाइज़र ऐसे। या एक वर्ड होता है आजकल फर्टिगेशन। फर्टिगेशन में इरिगेशन और फर्टिलाइज़र लिक्विड प्रकार का फर्टिलाइज़र होता है। लेकिन आप डोज़िंग कर रहे हो सब जगह इक्वल कर रहे हो। लेकिन आपकी सॉइल में वेरिएशन है। हो सकता है सॉइल भूमि आपके खेत के किसी पार्ट में उतनी फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं है। लेकिन समान डोज़ें देने की वजह से उस पार्ट में ओवर डोज़िंग हो जाएगी। और जहाँ कम की जहाँ ज़्यादा देना चाहिए वहाँ वही मात्रा दे रहे हो आप। सब जगह सेम मात्रा दे रहे हो, तो वहाँ कम रह जाएगा। तो आपका मैक्सिमाइज़ जिसको ऑप्टिमाइज़ेशन कहते हैं, वो नहीं हो पाएगा। उत्पादन तो हो जाएगा लेकिन जिस ऑप्टिमम लेवल पे वो जा सकता था, वो तो नहीं जा पाएगा।
इस तरह की चीज़ें हैं, तो आप अब बहुत बड़ी क्लास हो, ऑफ़लाइन में मैं दिल्ली में देखता हूँ, 700-700 बच्चे एक साथ बैठे रहते हैं क्लास में। मेरी एक क्लास में यहाँ पर मतलब 1300 बच्चे यूपीएससी के लिए, इतना लार्ज क्राउड आमतौर पे तो नहीं होता है। लेकिन अब वो 1300 बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं, फ़ेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आई कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है, टीचर के सामने रहने से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो टीचर सामने खड़ा हो तो लोग थोड़े से डरते हैं कि भई सर देख लेंगे, क्या कहेंगे? So if you are catering to a large crowd, the result will not be that much good, productivity. Productivity उतनी अच्छी नहीं आएगी। लेकिन अगर एक क्लासरूम को छोटा और एक क्लासरूम में 100 बच्चे बैठे हुए हों, 100 बच्चे ही बैठे हुए हों, तो आप उनसे अच्छे से देख सकते हो, बात कर सकते हो, उनके पास जा सकते हो कि आप क्या लिख रहे हो, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है? लेकिन बहुत छोटा कर देंगे तब फिर दिक्कत है कि 100 की जगह आपने फिर धीरे-धीरे करते-करते 10 कर दिया, 5 कर दिया, तो फिर वो दिक्कत होने लगेगी। लेकिन बहुत बड़े खेतों को छोटा करते हैं। तो सीलिंग हमारे देश के अंदर मैंने आपको बोला कि वेस्टलैंड के अंदर 10 से 18 एकड़ कोई बड़ा मतलब छोटा खेत नहीं होता है 10 से 18 एकड़ की सीलिंग लगा रहे हो आप। सेकंड क्लास लैंड को अगर आप देखते हो तो 27 तक जा रहे हो आप और दूसरे लैंड में 54 एकड़ तक जा रहे हो आप। तो ये छोटा साइज़ थोड़ी है उतना। तो बहुत बड़े खेतों को वहाँ तक लाते हैं तो उत्पादकता बढ़ेगी तो ये इकोनॉमिक आर्गुमेंट है। इकोनॉमिकली आप कह सकते हो कि सीलिंग में कोई दिक्कत नहीं। दूसरा हम अनुभवजन्य अध्ययन कर सकते हैं। अनुभव में भी ये देखने को मिलता है। जापान की प्रति हेक्टेयर चावल उत्पादकता यूएसए से अधिक है, जबकि जापान के खेत यूएसए की तुलना में छोटे हैं। ये अनुभवजन्य अध्ययन हो गया। जैसे कोई कहता है कि मेहनत करने से यूपीएससी में हो जाता है, तो फिर आपको कोई एक आदमी मिला जिसने बहुत हार्ड वर्क किया और वो आईएएस बना। जैसे मेरे कई स्टूडेंट हैं दिल्ली के अंदर जो कांस्टेबल थे दिल्ली पुलिस में और वो आईपीएस बन गए, आईएएस बन गए। फिरोज आलम जी का नाम सुना होगा एक आपने। तो फिर आप कहोगे कि हाँ, हार्ड वर्क करने से, तो एक विचार में बात होती है, एक व्यवहार में बात होती है। जब आपको व्यवहार में भी ऐसा मिल जाता है, तो फिर बोलने के लिए कुछ रह नहीं जाता है। तो एक ये हो गया। एक जयराम रमेश समिति थी भूमि सुधारों के ऊपर। ने सीलिंग को और नीचे लाने के लिए सुझाव दिया था। और नीचे करने का सुझाव। जयराम रमेश कमेटी ने बोला कि और हमें ज़मीन चाहिए। तो हम तो कह रहे हैं सीलिंग उचित है कि नहीं? समिति तो कह रही कि और नीचे लाओ, का मतलब ये तो उचित मान नहीं रही तभी और नीचे लाने की कह रही। तो समिति का सहारा भी ले लिया आपने। आपने वर्ल्ड बैंक का सहारा ले लिया। आपने व्यावहारिक एग्ज़ाम्पल दे दिया जापान और यूएस का और इनसे भी काम नहीं चल रहा हो, तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं? उपर्युक्त के अलावा ये लास्ट बांड छोड़ रहे हो आप, उपर्युक्त के अलावा संविधान का अनुच्छेद 39 बी महत्वपूर्ण है, जो भौतिक संसाधनों के समान वितरण की बात करता है। पूरा कर लेना, भौतिक संसाधनों के समान वितरण की बात करता है। तो एक चीज़ बताओ, एक देश का इकोनॉमिक्स उस देश की पॉलिटी के अंडर में आता है।
ये अगर राजनीति है, तो इसके अंदर अर्थशास्त्र है, क्योंकि राजनीति कानून बनाती है, पॉलिटिक्स, विधायिका वगैरह इसके अंदर आती है, तो ये कानून बनाएगी। तो कानून के बियॉन्ड इकोनॉमिक्स कैसे जाएगा? तो बात ही खत्म हो जाती है। यहाँ विराम लग जाता है, इस चर्चा को ही विराम लग जाता है। इस तरह से दोस्तों आप इस चीज़ को समझ सकते हो। तो ये आप जस्टिफ़ाई कर सकते हो सीलिंग को। सीलिंग भारत में कामयाब नहीं रही ज़्यादा, सीलिंग अधिक सफल नहीं। तो सीलिंग के अंदर जो 68.38 लाख एकड़ भूमि मतलब अ, सरप्लस लैंड डिक्लेयर हुई अब तक। एकड़ तो वैसे ही हेक्टेयर से छोटा होता है और मिलियन लगा देंगे तो ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा। तो ये कोई ख़ास थोड़ी हुआ और अधिग्रहण हुआ मतलब अधिग्रहण भी हम सबका नहीं ले पाए। 59.40 लाख एकड़ भूमि का अधिग्रहण हुआ, जितना सरप्लस लैंड है वो भी नहीं ले पाए हैं। क्योंकि इसके लिए आपको गाँव में जाना पड़ेगा, प्रशासनिक विल पावर दिखानी पड़ेगी, लड़ाई-झगड़ा होगा, गाँव वाले लड़ाई करेंगे। तो जो राजस्व महकमा होता है, उसको पुलिस की सहायता लेनी पड़ेगी और बहुत प्रॉब्लमैटिक है ये। और तीसरा जो वितरण हुआ है, वो भी पूरा नहीं हो पाया। वो 49.40 लाख एकड़ का तो इस तरह से कम सफलता देखने को मिलती है। कारण क्या है इसके पीछे? फर्स्ट 1972 तक से परिवार के बजाय व्यक्तियों पर लागू किया गया। सीलिंग का जो नियम है वो व्यक्ति पर लगाया। जैसे मान लो मेरा एग्ज़ाम्पल लूँ मैं, तो जो भी मैंने लिखा कि 10 से 18 एकड़ या 27 एकड़ या 54 एकड़, ये जो लिमिट है वो एक आदमी पे ही लगाई गई। अब एक परिवार के अंदर ज़्यादा ज़मीन है, तो उन्होंने क्या किया कि सदस्यों में उसका बँटवारा कर लिया और सीलिंग में उतनी ज़मीन नहीं निकल पाई। हमें शुरू से ही परिवार पे लागू करना चाहिए था इसे, वो नहीं किया। लंबे समय तक 72 में आके फैसला लिया था कि इसको फैमिली पर लागू करेंगे। दूसरा इसमें धार्मिक और चैरिटेबल संस्थाओं को बाहर रखा गया है इसको बाहर रखा गया, पूरा लिख लेना आप धार्मिक और चैरिटेबल संस्थाओं को बाहर रखा गया। यानी सीलिंग इन पे लागू नहीं होगी। तो इन्होंने ज़मीन को होड़ करना शुरू कर दिया। बागानी कृषि को भी इससे मुक्त रखा, जैसे कि इलायची, रबर, चाय इस तरह के जो बागान हैं, बागानों को बाहर रखा गया। इससे भूमि के बेनामी ट्रांसफ़र हुए, बेनामी हस्तांतरण आदि। जैसे अपने सर्वेंट के नाम ज़मीन कर देना, रिश्तेदार के नाम ज़मीन कर देना, बदले में कोई पैसा नहीं लेना या वैसे ही दिखा रहे हो फिर वापस उनको दे दे रहे हो। यानी कि भूमि का स्वामी पेपर पे कोई और दिख रहा है और असल में स्वामी कोई और है। बेनामी पर्शियन भाषा का शब्द है, आजकल इसके कुछ और मीनिंग भी हैं। तो लेकिन असल का स्वामी कोई और है, दिखाया कोई किसी और को जा रहा है। ऐसे बेनामी ट्रांसफ़र करके किसी को कह दिया कि आप पेपर पे आप मालिक हो, बाकी मैं हूँ। सीलिंग को मतलब बायपास करने के। इस तरह के कुछ कारण रहे, जिसकी वजह से भारत में सीलिंग में उतनी ज़मीन नहीं आ पाई। इस तरह से दोस्तों क्या है कि ये
भूमि सुधारों का टॉपिक हुआ दोस्तों। और 3 तरह की चीज़ें हमने इसमें पढ़ी है। बिचौलियों का अंत पढ़ा है। बिचौलियों में मुख्य बिचौलिया जमींदार ज़्यादा आपको वर्ड देखने को मिलेगा। बाकी महलवाड़ी वगैरह प्रथाओं के अंदर लंबरदार भी होता था। उतनी कहानी गाने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो उतना स्पेस ही नहीं मिलेगा आपको, दूसरा आपको इकोनॉमिक्स को ज़्यादा टच करना है, हिस्टोरिकल जाने के बजाय। और ब्रिटिशर्स जानबूझ के ग्रामीकरण किया भारतीय अर्थव्यवस्था का, गाँवों की तरफ पलायन बढ़ा, रेंट ज़्यादा हो गया और इस तरह से भारत की कृषि उत्पादकता नीचे चली गई और मद्रास राज्य द्वारा इस पर काम शुरू किया गया और धीरे-धीरे सभी राज्यों ने इस पे काम किया और ज़मींदारों का पूर्ण रूप से उन्मूलन हो गया। ज़मींदारों का उन्मूलन होने के बाद भी जो भूस्वामी है आज के भारत में, ऐसा कहा जाता है कि ऊँचे लगानों की वसूली कर रहे हैं, इसलिए काश्तकारी सुधार का टॉपिक आज भारत में जीवित है और उसमें हमें लगान के नियमन की आवश्यकता है, काश्तकारों को स्थायित्व देने की आवश्यकता है, उनको स्वामित्व देने की आवश्यकता है। इसके अलावा हमें छोटे खेतों की समस्या को रिज़ॉल्व करना है, उसको सविस्तार हमने पढ़ा था और जो निर्धन भूमिहीन लोग हैं, उनको ज़मीन मिले, ये काम को करना है, तो उसके लिए सीलिंग व्यवस्था को लाया गया है इंडिया के अंदर। जो संभावित प्रश्न हैं, वो आप लिखिए, क्वेश्चन्स। फर्स्ट लिखिए समकालिक भारत में, आज के भारत में भूमि सुधारों की विषय वस्तु का वर्णन की भारत में भूमि सुधारों की आवश्यकता का परीक्षण की तीसरा काश्तकारी और क्या है? भारत में ये क्यों विफल हुए हैं? लिखिए कृषि भूमि के उप विभाजन अपखंड से आप क्या समझते हैं? क्या फॉर्मेट करा है? ये लिखा हुआ आपके पास? कृषि भूमि के उप विभाजन और अपखंडन से आप क्या समझते हैं? कृषि भूमि के उप विभाजन और अपखंडन से आप क्या समझते हैं? अगला भाग लिखें इसका उन कारणों का परीक्षण करें जो इन्हें बढ़ावा दे रहे हैं, इन्हें बढ़ावा दे रहे हैं। 5वां क्या भारत में खेतों का आकार पतनोन्मुखी है? चकबंदी, सहकारी कृषि और लीजिंग ये किस प्रकार दूर कर सकते इस समस्या को?
भारत इस बार का प्रश्न है कि उद्देश्यों, उपायों पर चर्चा कीजिए। लिंग को किस आर्थिक आधार पर उचित माना जा सकता है? उचित माना जा सकता है। भारत में भूमि सुधारों के उद्देश्य और उपायों पर चर्चा की। लिंग को किस आर्थिक आधार पर उचित माना जा सकता है? 7वां लिखिए। लीजिंग से आप क्या समझते हैं? लीजिंग से आप क्या समझते हैं? भारत में ये क्यों लागू किया जाना चाहिए? तो इस तरह के प्रश्नों को आप करिए, राइट? तो ये भूमि सुधारों का चैप्टर हुआ और अगली क्लास में मैं कृषि सब्सिडियों का टॉपिक लूँगा, ठीक है? तो मुलाकात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। थैंक यू।